हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी में। आज हम आपको बताएंगे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज बात करेंगे चाइना अमेरिका की। चाइना ने आज कुछ बड़ा किया है। चाइना की आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है इस वीडियो में, क्योंकि चाइना अभी ताइवान से 2027 में कर सकता है जंग। जी हाँ, न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ताइवान से जंग कर सकता है चाइना। चाइना की धमकी है और अमेरिका को चेतावनी है। इंडो पैसिफिक टेंशन बढ़ सकती है। तो क्या सही में ताइवान पर चीन का हमला अब कुछ साल दूर ही है? क्या 2027 में शुरू हो सकती है एक और भयंकर जंग? क्या अमेरिका इस बार सीधे मैदान में कूदेगा? तो हम बात करेंगे सबसे पहले दुनिया की राजनीति की। चीन ने फिर दोहरा दिया है कि ताइवान को भी किसी भी हाल में मेनलैंड में मिलाकर रहेगा, चाहे इसके लिए ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। ताइवान खुद को एक आज़ाद देश मानता है, लेकिन चीन उसे अब भी अपना हिस्सा मानता है। चीन की सेना लगातार ताइवान के चारों ओर मिलिट्री ड्रिल्स कर रही है, और जो असल में एक इन्वेजन की रिहर्सल जैसे माना जा रहा है। विशेषज्ञ का कहना है कि 2027 तक चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। सिंगापुर में हुए बड़े सुरक्षा हमले में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और हम इंडो पैसिफिक में रहेंगे हमेशा के लिए। अमेरिका ने अपने सभी एशियाई सहयोगियों को चेतावनी दी है कि वो अपनी सेनाओं को मजबूत करें, क्योंकि खतरा अब इमिनिएंट बहुत है, मतलब बहुत पास है। साथ ही उन्होंने कहा, हम चीन को ताइवान पर हमला नहीं करने देंगे। ट्रंप के रहते ताइवान पर कब्जा नहीं होगा। सिर्फ सेना ही नहीं, अमेरिका और चीन में फिर से शुरू हो सकता है ट्रेड वॉर। जी हाँ, ट्रंप ने कहा है चाइना ने हमारी डील तोड़ दी है, और आरोप लगाया है कि चीन जरूरी खनिज मतलब क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं उसकी सप्लाई को रोक रहा है। इसके साथ ही साउथ चाइना सी में भी एक बड़े झगड़े को मुद्दा बना रहा है। चीन उस पूरे इलाके को अपना बता रहा है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ने उसे गलत ठहराया है। फिलीपींस के साथ टकराव बढ़ता जा रहा, अमेरिका वहां भी अपने एलीज के साथ खड़ा हो गया है। तो क्या चाइना वाकई में 2027 तक ताइवान पर हमला करेगा? क्या अमेरिका और चीन की सीधी टक्कर होगी? और क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकता है? ये सवाल अब सिर्फ कयास नहीं है, अब ये ग्राउंड रियलिटी बनते जा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी पसंद आई हो या आप कुछ सोचते हैं तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए कि क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा या फिर ये एक स्टंट है। एक और चाइना की न्यूज़ निकल कर आ रही है। हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना कर दी गई है। 33 देशों ने कर दिए हैं समझौते पर हस्ताक्षर। वैश्विक विवाद समाधान का नया केंद्र बनेगा हांगकांग। IOMED नाम दिया गया है और इसकी स्थापना कर दी गई है। चीन की पहल पर बना है IOMED। 33 देशों ने दिखाया है समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED की स्थापना के लिए कन्वेंशन पर हस्ताक्षर समारोह हांगकांग में आयोजित हुआ। इस अवसर पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के 85 देश और लगभग 20 इंटरनेशनल संगठनों ने 400 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। इनमें से 33 देशों ने कन्वेंशन पर डायरेक्ट हस्ताक्षर किए और वे इसके स्थापना के दिन सदस्य देश बन गए। विदेश मंत्री वांग सी ने कहा है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में एक नवाचार है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्र में एक पुरानी कमी को ये संगठन पूरा करने वाला है। वांग सी ने कहा है कि यह संस्था वैश्विक शासन में कानून का शासन मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तु की तरह काम करेगी। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, लाओस, कंबोडिया और सर्बिया जैसे देश इस समारोह में शामिल हुए थे। हांगकांग को IOMED का मुख्यालय बनाने पर सभी पक्ष सहमत हो गए। हांगकांग की द्विभाषी कानूनी प्रणाली और वैश्विक व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थिति से उपयुक्त स्थान बनाती है। हांगकांग के एक देश दो प्रणाली मॉडल को शांतिपूर्ण विवाद समाधान का उदाहरण बताया गया है। हांगकांग के मुख्यमंत्री जॉन ली ने कहा है कि सरकार IOMED को लचीली, किफायती और प्रभावी मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने में सहयोग करेगी। उन्होंने बताया है कि सभी सरकारी अनुबंधों में मध्यस्थता खंडन को शामिल करना एक सामान्य नीति है। IOMED के माध्यम से हांगकांग में पेशेवरों और युवाओं के लिए करियर के अवसर खुलेंगे। विशेषज्ञों ने यह कहा है कि यह पहल चीन की अंतर्राष्ट्रीय प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि इसकी सफलता समय ही बताएगा। मध्यस्थता चीन की पारस्परिक कानूनी संस्कृति का हिस्सा है। वो पश्चिमी मुकदमेबाजी की टकराववादी प्रवृत्ति से अलग है और आपसी समझ और सुलह को प्राथमिकता देती है। वही बात करेंगे चाइना के एक और न्यूज़ की। तो चाइना से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें चीनी दूतावास ने जारी कर दिया है अलर्ट नेपाल भारत सीमा के लिए। जी हाँ,
नेपाल भारत सीमा के पास यात्रा करने से बचें चाइना के लोग, ऐसा कहा है चीनी दूतावास ने। चीन के नेपाल दूतावास ने चीनी नागरिकों को भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के पास जाने से सावधान किया। हाल ही में नेपाल और भारत ने इस सीमा पर गश्त और जांच बढ़ा दी है। दूतावास ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन कुछ चीनी नागरिक सीमा के पास पहुंच गए और भारत की सीमा सुरक्षा बलों ने उन्हें अवैध प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल भारत खुली सीमा है, लेकिन केवल नेपाल और भारत के नागरिक ही पहचान पत्र के साथ इस सीमा को पार कर सकते हैं। विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। अगर कोई गलती से भारत की सीमा पार करता है, उसे 2 से 8 साल की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है और उसे बेल भी नहीं मिलती। इसलिए चीन के नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे नेपाल भारत सीमा के करीब ना जाएं, ताकि कोई कानूनी या व्यक्तिगत परेशानी ना हो। आपातकाल में चीन के नागरिक नेपाल में अपने दूतावास से भी संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कर दिया है दावा। आज 31 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा कर दिया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई को रोका था। ट्रंप ने कहा कि यह लड़ाई एक परमाणु आपदा में बदल सकती थी, लेकिन उनकी मध्यस्थता ने यह टाल दिया है। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान से कहा कि अमेरिका उन देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन यहां अमेरिका लोगों से गोली चलवा सकता है। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं को महान नेता बताया और कहा कि उन्होंने समझदारी दिखाई और संघर्ष रोकने पर सहमति दी। ये बयान ट्रंप और एलन मस्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया है। यह बयान ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एलन मस्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है, जो अब गवर्नमेंट ऑफिशियली डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे चुके हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 आम नागरिक मारे गए थे। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए था। भारत और पाकिस्तान ने 10 मई तक एक समझौते के तहत सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाई जमीन, हवा, समुद्र तुरंत रोकने का फैसला किया। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार यह समझौता डीजीएमओ लेवल पर हुआ था और किसी तीसरे पक्ष में इसकी कोई भी भूमिका नहीं थी। लेकिन ट्रंप ने कितनी बार ये दोहराया है कि भारत पाक तनाव को शांत करने में उसकी बड़ी भूमिका है और दोनों देशों के व्यापार के बदले शांति बनाए रखने के लिए कहा गया था, तभी इन्होंने सीज फायर किया है। एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते बहुत करीब हैं, ऐसा कहना है ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जिस डील पर उन्हें सबसे ज़्यादा गर्व है वह यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को व्यापार के जरिए रोका, गोलियों से नहीं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से कहा था कि अगर दोनों देश आपस में लड़ते हो तो अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं और हालात बहुत ही खराब हो सकते हैं। मैं भारत और पाकिस्तान से डील करूंगा, तभी वो आपस में नहीं लड़ रहे होंगे। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से उतरने के बाद पत्रकारों से कहा। ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि अगले हफ्ते वॉशिंगटन आ रहे हैं और अमेरिका भारत के साथ एक व्यापार समझौते के बहुत ही करीब है। अब बात करेंगे है इजराइल की। जी हाँ, इजराइल गाजा का सीज फायर अमेरिका ने कराया, ऐसा अमेरिका बोल रहा था, लेकिन अब बात और आगे निकल कर ये आ रही है कि इजराइल के, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था सीज फायर के बारे में, अब बात निकल के आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं कॉर्जने ने कहा है कि इजराइल सेना पूरी ताकत से अपना काम कर रही है और जमीन, हवा और समुद्र से अभूतपूर्व हमले कर रही है। सीज फायर की बात आने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा अहम है और हर इलाके की मैनुअली फोर्सेस की एंट्री की जा रही है। कॉर्ड ने चेतावनी दी है कि हमास के हत्यारों को अब तय करना होगा कि वो विट्स ऑफ डील के तहत बंदूकों को छोड़ें या पूरी तरह से खत्म होने के लिए तैयार हो जाएं। शुक्रवार को हमास ने बयान जारी कर कहा अस्थायी संघर्ष विराम सौदे की समीक्षा कर रहा है, मतलब अभी सीज फायर किया नहीं है, अभी उसको देख रहा है। गाजा में शुक्रवार को भी हवाई हमला हुआ और कम से कम 27 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। हमास ने कहा कि अभी कुछ मांगे पूरी नहीं हुई है और वह फिलहाल अन्य फिलिस्तीनियों गुटों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। न्यूज़ निकल के आती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान इस समय चाइना जैसा काम कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त करने का फैसला किया है। दोनों देशों के संबंध में यह अहम बदलाव माना जा रहा है। तालिबान की वापसी के बाद यह पहला कदम है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते को खत्म करने के दौर में पहली दिशा में यह कदम उठाया गया। यह कदम 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के दौर को खत्म करने की दिशा में किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने भरोसा जताया है
कि इन्होंने दोनों देशों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय चीन, यूएई और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के कदमों के अनुरूप है। उन्होंने भी काबुल में राजदूत नियुक्त किए हैं। हालांकि किसी ने भी तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता अभी तक नहीं दी है। भारत की सक्रियता पर असर। भारत ने भी हाल ही में तालिबान से बातचीत शुरू की है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के बीच चर्चाएं हुई थी। पाकिस्तान का यह फैसला भारत की सक्रियता के जवाब पे भी देखा जा रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में राजनीतिक संतुलन की कोशिश की जा रही है। राजदूत की नियुक्ति से दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की संभावना है। विश्व समुदाय की नज़र की बात करें तो अब तालिबान की शासन प्रणाली के लिए चिंतित और सतर्क हैं और इस घटनाक्रम पे भी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी देश ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। राजदूत नियुक्त करना एक कूटनीतिक कदम जरूर है, लेकिन मान्यता देना एक अलग चीज़ है। यह घटनाक्रम बताता है कि कैसे भारत, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय देश अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। 8वीं न्यूज़ आ रही है भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत की। कोलंबिया ने पाकिस्तान पर दिया है बयान, और बयान भी कैसा। पहला बयान वापस लेने के बाद नया बयान जारी किया है। जी हाँ, पहले कोलंबिया ने पाकिस्तान के समर्पित बयान दिया था, लेकिन अब उसके उलट भारत के साथ खड़ा हुआ है। जब कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में दिए गए अपने पुराने बयान को वापस लिया, जिसमें भारत ने नाराजगी जाहिर की थी, उसने कहा था कि कोलंबिया पहले पाकिस्तान में भारतीय हमलों के बाद मारे गए लोगों के लिए संवेदना जताई थी, जिससे भारत में नाराजगी थी। लेकिन इस बयान में पाकिस्तान को पीड़ित और भारत को हमलावर की तरह पेश किया गया था, जो भारत को स्वीकार्य नहीं था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की पहल पर कोलंबिया ने अपना रुख बदला और आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया के अधिकारियों से विस्तार से बात की। बोगटा स्थित टाडियो लोजानो यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद थरूर ने इस घटना की जानकारी दी। थरूर बोले, हम कोलंबिया के पहले बयान से निराश थे, लेकिन अब वे भारत के साथ खड़े हैं और नया बयान जल्द जारी करेंगे। यह बदलाव 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई के संदर्भ में था। थरूर ने कहा, आतंक भेजने वालों और आतंक का विरोध करने वालों में कोई भी समानता नहीं है। हम सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि संभवतः कोलंबिया को पहले पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन बातचीत के बाद वे भारत के स्टैंड को पूरी तरह समझ गए हैं। कोलंबिया का स्टैंड इसलिए भी अहम है क्योंकि वो जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यूएनएससी का सदस्य बनने वाला है। बीजेपी सांसद शशांक मणि ने कहा कि कोलंबिया ने खुद भी आतंकवाद का सामना किया है, इसलिए भारत की स्थिति को बेहतर तरीके से जानता है। तो दोस्तों, आपको ये सारी न्यूज़ कैसी लगी? अगर किसी भी न्यूज़ के बारे में अगर आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप सोचते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को ये न्यूज़ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।